होते हैं, जहाँ क्लास 6 से 8 की पढ़ाई होती है और साथ साथ कुछ अन्य रोचक जानकारियाँ भी हमें मिलती। और हाँ बच्चों, एक बात और, हम लोग जो भी चीजें मेरा दूरदर्शन मेरा विद्यालय कार्यक्रम में सीखते हैं, उसका अध्ययन अपनी किताब में जरूर करें। इससे उन चैप्टर्स को हम पूरी तरह समझ पाएंगे। गांधी के जीवन प्रसंग से जुड़ी बातों को सुनकर प्रेरणा पाते हैं। उसके बाद पढ़ाई करेंगे विज्ञान विषय की, जिसमें सबसे पहले क्लास 6 में चुंबक अध्याय का अध्ययन करेंगे। फिर हवा के झोंके भाग 3 के बारे में समझेंगे। फिर हम शामिल होंगे क्लास 8 में और समझेंगे बल और उसके प्रकार भाग 2 को, इंदिरा गांधी जैविक उद्यान, और देखेंगे जू शो। तो चलिए शुरू करते हैं आज की विज्ञान की क्लास। मेरा छाया और उत्सव बहुत अच्छे दोस्त हैं। छाया उम्र में तो उत्सव से कुछ ही महीने बड़ी है, लेकिन पढ़ने में बहुत होशियार है और दोनों कक्षा 6 के छात्र हैं। उत्सव, तुम इतने उदास क्यों हो? वो बड़ी वाली रंगीन पतंग, वो गाड़ी और सबसे अच्छी तो वो ट्रेन थी। मेरा बहुत मन था सब खरीदने का, पर वे बहुत महंगे थे। तुम्हें निराश होने की कोई जरूरत नहीं है। क्या तुम मुझे वो खिलौने दिलाओगी? भला मेरे पास इतने पैसे कहाँ से आएंगे? हाँ, लेकिन मिलाकर हमारे पास इतने पैसे जरूर हो जाएंगे कि हम खुद का एक अच्छा खिलौना बना सकें। चलो मेरे साथ। उत्सव बहुत हैरान लेकिन उत्साहित हो जाता है। छाया एक दुकान से कुछ सजावट का सामान, पेंसिल और कई सारे छड़ चुंबक खरीद लाती है। छाया, हम इन सब का क्या बनाएंगे? और ये चुम्बक, इनका क्या काम है? इन्हीं का तो सबसे अहम काम है। बताओ। यही कि चुंबक ऐसे पत्थर होते हैं जो कि लोहे जैसी कुछ धातुओं को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। और क्या भूल गए? अभी कुछ ही दिन पहले तो हमने कक्षा में चुंबकों का अध्याय पढ़ा था। हाँ, मुझे याद है कि चुंबकों के 2 सिरे होते हैं, जिन्हें हम ध्रुव कहते हैं। समान ध्रुव एक दूसरे से दूर भागते हैं और विपरीत ध्रुव एक दूसरे की ओर आकर्षित होते हैं। ठीक वैसे ही जैसे कुछ धातुएं चुंबकों से आकर्षित होती हैं। बिल्कुल ठीक। वो पदार्थ जो चुंबकों से आकर्षित होते हैं चुंबकीय पदार्थ कहलाते हैं, और वो पदार्थ जो चुंबकों से आकर्षित नहीं होते उन्हें अचुंबकीय पदार्थ कहते हैं। हाँ, मिट्टी, लकड़ी, हमारे कपड़े, कागज और प्लास्टिक जैसी वस्तुएं जो आकर्षित नहीं होती। हम चुंबकों से आकर्षित हो। मैडम ने हमें रेत और मिट्टी के कण, ये हर बार के लिए इसकी सहायता से हम दिशा ज्ञान इस्तेमाल करके अपने लिए एक शानदार खिलौना बनाएंगे। हम बनाने वाले हैं एक पतंग जो कि हम चुंबकों की सहायता से उड़ाएंगे। इसके लिए हमें साइकिल के पहिए की 2 छड़, रंगीन कागज, एक बड़ी सी लकड़ी की छड़ और पतंग की डोरी का इस्तेमाल करना होगा। मैं साइकिल की छड़ों और कागज से तब तुम और उस पर टेप से ये बड़ा वाला चुंबक चिपका देता हूँ, है ना? बिल्कुल ठीक। अब हम पतंग को इसकी डोरी से बांध देते हैं। फिर इस डोरी को किसी स्थायी वस्तु से बांधना होगा। रुको, उसके लिए मैं एक मोटी लकड़ी को जमीन में खूंटे की तरह गाड़ देता हूँ। अब मैं इस खूंटे से पतंग की डोरी बांध रही हूँ। तुम चुंबक वाली छड़ी अपने हाथ में ले लो। अरे, ये पतंग छड़ी की तरफ आकर्षित हो रही है। देखो छाया, ये तो छड़ी ऊपर करते ही उड़ने लगी। वाह, मैं अपनी मर्जी से इसे इधर उधर आसानी से उड़ा पा रहा हूँ। ये शानदार अनुभव है। हाँ सर, ये वाकई मजेदार है।
पतंग के बीच लगी साइकिल की छड़ें चुंबक से आकर्षित हो रही हैं। डोरी क्योंकि खूंटे से बंधी है तो पतंग चुंबक तक पहुंचकर चिपक नहीं पा रही, लेकिन लगातार आकर्षित हो रही है और ऐसा लग रहा है जैसे ये हवा में उड़ रही हो। चुंबक और पतंग के इसी आकर्षण की वजह से तुम पतंग को मजे से लहरा पा रहे हो। ये तो बहुत अच्छा है, हम स्कूल में भी सबको दिखाएंगे। हाँ हाँ, क्यों नहीं, जरूर दिखाएंगे, किंतु इन चुंबकों को ध्यान से रखना ताकि ये अपना गुण खो न दें। वो कैसे होगा? चुंबक किसी अत्यधिक गर्म स्थान पर मत रखना, क्योंकि गर्म करने पर चुंबक अपने गुण खो देती है और ऊंचाई से गिरने पर या किसी ठोस वस्तु के प्रहार से भी चुंबक अपने गुण खो सकती है। अपनी चाल पर सबको है नचाती, कभी दाएं चलती तो कभी बाएं, मौसम भी देख हैरान हो जाता, कभी गर्म तो कभी ठंडा हो जाता। क्यों दोस्तों, कैसी है आज हवा की चाल? मैंने सुना है कि हवा का मौसम की भविष्यवाणी, हवाई जहाज और समुद्री जहाजों की आवाजाही पर, पेड़ पौधों के जीवन पर बहुत गहरा असर पड़ता है। जरा सोचिए कि तेज हवा चल रही है और आपको किसी जरूरी काम से बाहर जाना है, पर हवा की तेज रफ्तार और साई साई की आवाज सुनकर आप सोच में पड़ जाते हैं कि जाएं या जाना कैंसिल कर दें, है ना? ऐसा होता है ना हम सबके साथ। पर ये हवा कैसे चलती है, उसके झोंके कैसे बनते हैं, हवा अपनी दिशा कैसे परिवर्तित करती है? दोस्तों, मेरे मन में तो कई सारे प्रश्न हैं, आपके मन में भी जरूर ऐसे ही कई प्रश्न होंगे। तो चलिए पहन लीजिए अपनी सोचने की टोपी, चलते हैं हम अपने प्रश्नों के उत्तर ढूंढने, पर जरा संभल के, कहीं आपकी टोपी हवा न उड़ा ले जाए। इस वीडियो के उद्देश्य है समझना कि हवा की चाल किन कारणों से प्रभावित होती है। दोस्तों, ये मानव और रिंकू का घर है। बच्चों की गर्मियों की छुट्टियां चल रही हैं। सारे अड़ोस पड़ोस के बच्चे इनके घर इकट्ठा होकर टीवी पर भारत और श्रीलंका का क्रिकेट मैच देख रहे हैं। आइए हम भी चलकर देखते हैं कि बच्चे क्या कर रहे हैं। आज तो भारत ही मैच जीतेगा, बस 10 रन और बनाने हैं, फिर हम जीत जाएंगे। हमारी टीम इतनी बढ़िया है। चलो ना, हम तो जीत ही गए, अब मुझे फिल्म देखनी है, बदलो ना चैनल। ओहो, लाइट चली गई, अब कैसे पता चलेगा कि मैच जीते या नहीं? ओहो, इस लाइट को भी अभी जाना था, अब पता नहीं कब वापस आई। चलो हम सब चलते हैं। हाँ, 2-3 घंटे तो गए काम से। अरे, मुझे तो कुछ भी नहीं दिख रहा, कोई टॉर्च या मोमबत्ती लाओ ना। ठहरो, मैं लाता हूँ। माँ यह देखो दीवार पर क्या है। अरे देखो, टॉर्च की रोशनी वहाँ उस सूरज पर पड़ रही है। अरे हाँ, सोचो कि यह टॉर्च सूरज है और यह ग्लोब धरती। हाँ, सच में अच्छा सुझाव है, सूरज की रोशनी भी ऐसे ही धरती तक पहुँचती है। बच्चों, ये लो मोमबत्ती लगा लो, लगता है बिजली को वापस आने में देर लगेगी। क्यों ना हम इस मोमबत्ती को सूरज बना लें और रिंकू तुम इस ग्लोब को घुमाओ, जैसे धरती अपनी दूरी पर घूमती है। यह देखो, यह भूमध्य रेखा इक्वेटर है। यहाँ सूरज की रोशनी सीधी पड़ती है और अन्य भागों पर तिरछी पड़ती है। यानी कि जहाँ सूरज की रोशनी सीधी आती है, वहाँ ज्यादा गर्मी होती है। धरती का आकार बिल्कुल ग्लोब की तरह गोल है, इसीलिए हर जगह सूरज
सूरज की रोशनी बराबर नहीं पड़ती। हाँ, उत्तरी और दक्षिण ध्रुव पर तो बहुत ठंड रहती है। दोस्तों, बच्चे बिल्कुल सही सोच रहे हैं। धरती पर जहाँ सूरज की किरणें सीधी पड़ती हैं, वह भाग ज्यादा गर्म हो जाता है, लेकिन दूसरे हिस्से उसकी तुलना में कुछ कम गर्म होते हैं, या कहें कि कुछ ठंडे रह जाते हैं। जब हम इस ग्लोब को धरती की तरह अपनी धुरी पर घुमाते हैं और मोमबत्ती सूरज के जैसे एक ही जगह पर लगी हुई है, तब हाँ, बिल्कुल सूरज की तरह। हाँ, और इसकी वजह से धरती के वे स्थान जो सूरज की तरफ होते हैं, वहाँ दिन होता है और बाकी जगहों पर रात होती है। तो क्या इन सब बातों से हवा की चाल प्रभावित होती है? दोस्तों, कितना अच्छा सवाल पूछा है रिंकू ने। आपको क्या लगता है कि हवा पर इन सब बातों का प्रभाव पड़ता होगा? देखो, हवा के बारे में बातें करने से ही मोमबत्ती बुझ गई। चलो छत पर चलते हैं। टॉर्च जरूर ले लेना, सीढ़ियों पर अंधेरा होगा। डरपोक है क्या तू? नहीं, मैं नहीं डरता। अरे वाह, कितनी चांदनी रात है। देखो, कितने सारे तारे टिमटिमा रहे हैं। चलो आज छत पर ही सो जाते हैं। मामले हल्की होती है, इसलिए वह ऊपर की तरफ उठने लगती है। इस स्थिति में ऐसे स्थानों की वायु का दबाव कम हो जाता है। ये खाली स्थान भरने के लिए अधिक दबाव वाली ठंडी हवा ठंडे स्थानों से आने लगती है। गर्म वातावरण में आने से कुछ समय बाद ये हवा भी गर्म होकर ऊपर उठने लगती है। बस तापमान में आए इस बदलाव के कारण ही हवा का ये आना जाना लगा रहता है, जिसे हम हवा का चलना या बहना कहते हैं। अरे देखो, लगता है लाइट आ गई। चलो देखते हैं कि मैच में क्या हुआ। अरे मैं तो सो रही हूँ, कल सुबह सुबह सैर पर चलेंगे। शुभ रात्रि। दोस्तों, बच्चों ने आज कई मजेदार सवाल पूछे। चलिए कल सुबह उनके साथ सैर पर चलेंगे। वाह, खुली हवा में सोने में बहुत मजा आया, है ना? मुझे तो रात भर मच्छरों ने बहुत काटा। नहीं तो तेज धूप हो जाएगी। गर्मी के दिनों में सुबह की हवा भी गर्म ही होती है। चलो कुछ देर के लिए वहाँ उस रेत के टीले पर बैठ जाते हैं। गर्म हवा चल रही है। ठंडी हवा की झोंकों की बात ही अलग होती है। चलो कहीं और चलते हैं। अब तो इस रेत पर बैठा नहीं जा रहा, इतनी गर्म हो गई है। चलो उधर तालाब के पास चलते हैं, वहाँ कुछ ठंडी हवा होगी। सही में यहाँ तो कुछ ठंडक है। लगता है कि जमीन पानी के मुकाबले जल्दी गर्म होती है। माधव, तुझे याद है जब हम पिछली गर्मी की छुट्टियों में मुंबई गए थे? समुद्र के पास की हवा भी तो कितनी सुहावनी लगती थी। पर यह चक्कर क्या है? कभी जमीन जल्दी गर्म होती है और कभी पानी, और इन दोनों के इस आपस के गर्म और ठंडे होने के बीच में हवा के गर्म और ठंडे होने पर असर पड़ता है। मैं तो समझ नहीं पा रहा हूँ। क्यों दोस्तों, क्या आप भी इन हवा की चालों में फंस गए हैं? कुछ समझ नहीं आ रहा है। चलिए एक साधारण सा प्रयोग करते हैं। 2 कटोरे लीजिए, एक में पानी भर दीजिए और दूसरे में रेत। अब इन दोनों को बाहर धूप में कुछ घंटों के लिए रख दीजिए। अब रेत और पानी को छूकर देखिए क्या निष्कर्ष निकला। अब इन्हीं दोनों कटोरों को रात के समय कुछ घंटों के लिए घर के अंदर रख दीजिए और फिर से दोनों को छूकर देखिए। आप देखेंगे कि पानी रेत की तुलना में देर से गर्म होता है। बिल्कुल ऐसा ही धरती पर होता है। समुद्र के नजदीक भी ऐसा ही होता है, क्योंकि पानी जमीन की तुलना में देर से ठंडा या गर्म होता है।
समुद्र के पास वाली जगहों में दिन के समय सूरज की गर्मी से जमीन गर्म हो जाती है, जिससे हवा हल्की होकर ऊपर उठने लगती है और उसकी जगह लेने के लिए समुद्र के पानी के संपर्क से ठंडी हवा जमीन की तरफ आने लगती है। अब बस कुछ दिनों में बारिश का मौसम आ जाएगा, फिर तो सब तरफ ठंडी हवाएं बहने लगेंगी। इसीलिए मुझे बारिश का मौसम बहुत अच्छा लगता है। हाँ, पानी में कागज की नाव चलाने में सिखाता है। अरे देखो, अचानक से हल्की हल्की बारिश शुरू हो गई। चलो घर चलते हैं और दादाजी से इस बदलती हवा के बारे में अपने सारे सवालों के जवाब पूछेंगे। दोस्तों, धरती पर अलग अलग किस्म की हवाएं बहती हैं, जैसे मानसून हवाएं, गर्म हवाएं, ठंडी हवाएं आदि। तापमान के अलावा भौगोलिक स्थिति, धरती के अपनी धुरी पर घूमने आने से भी हवा की चाल प्रभावित होती है। आप सभी हवा की चाल के बारे में दी गई जानकारी पर और खोजबीन करना। जल्द मिलेंगे दोस्तों। जिसे नई नई चीजों के बारे में जानना पसंद है। मम्मी जी सानिया की मम्मी, जिनकी उम्र लगभग 40 साल है, जो कि शहर में रहती है, वो सानिया को नई चीजें खोजने जानने में मदद करती है। कबीर सानिया का बड़ा भाई, जिसकी उम्र 14 साल है, वो 9वीं क्लास में पढ़ता है और सानिया को नई नई चीजें समझने में मदद करता है। हमने जाना बल क्या है, बल कैसे कार्य करता है, बलों के गुण, एक ही दिशा में लगाए बल जुड़ जाते हैं, एक बल दूसरे से बड़ा, छोटा या बराबर हो सकता है। बल वस्तु की गति बदल सकता है, आकृति बदल सकता है, दिशा बदल सकता है। बलों के रूप संपर्क बल, असंपर्क बल के बारे में। संपर्क बल मांसपेशीय बल, घर्षण बल। असंपर्क बल गुरुत्व बल, स्थिर वैद्युत बल, चुंबकीय बल। मम्मी, ये आप क्या कर रही हो? मैं इस थैले की पतली बारीक पट्टियों को काट कर इसकी जगह चौड़ी पट्टी सिल रही हूँ। लेकिन क्यों? ये पट्टियाँ मजबूत नहीं है क्या? मजबूत तो है, लेकिन इसे कंधे पर लटकाते वक्त इसकी पतली पतली पट्टी मेरे कंधे पर बहुत ज्यादा चुभती है। अगर चौड़ी पट्टियाँ होंगी तो कंधे पर कम दबाव पड़ेगा और कम तकलीफ होगी। लेकिन थैले में वजन तो उतना ही रहेगा ना? वजन की वजह से कंधे पर बल भी उतना ही पड़ेगा। तो पट्टी चौड़ी करने से क्या होगा? आओ तुम्हें दिखाते हैं। ये लकड़ी का तख्ता है। अब तुम इन 5 ईंटों को लाइन से इस तख्ते पर रख दो, इस तरह से। क्या तुम ईंटों के बल का कुछ खास असर देख पा रही हो? यहाँ इस तख्ते पर? नहीं, ये तो पहले जगह। और देखो क्या होता है। ये लकड़ी का तख्ता तो बीच में से नीचे झुक गया। दोनों ही स्थितियों में वजन तो समान ही था, फिर एक के ऊपर एक रखने पर भी बल का प्रभाव क्यों दिखाई दिया? क्या लगता है तुम्हें? ऐसा क्यों हुआ होगा? सोचो, क्या बल का प्रभाव इस बात पर भी निर्भर हो सकता है कि वह बल कितने क्षेत्रफल पर पड़ रहा है? यहाँ जब ईंटें ज्यादा क्षेत्रफल में फैली थी तो उनके बल का प्रभाव कम दिख रहा था, और जब सारी ईंटें इकट्ठी रख दी गई तो इसका बल बस थोड़े से क्षेत्रफल पर था। इस कम
कम क्षेत्रफल पर बल पड़ने से यह लकड़ी झुक गई है। दोस्तों, तो क्या इसका मतलब ये है कि जिस क्षेत्रफल पर बल लगाया जाता है वो जितना कम होगा, बल का प्रभाव न ही अधिक होगा? ठीक कहा। इसी को तो दाब कहते हैं। अच्छा, तो इसीलिए मम्मी अपने थैले में चौड़ी पट्टियां लगा रही है ताकि कंधों पर दाब कम पड़े। हमारे स्कूल के बस्ते की पट्टी भी इसीलिए इतनी चौड़ी बनाई जाती है। हाँ, तुम्हें याद है चाचा के गांव में सभी किसान सिर पर बोझ उठाकर रखने के लिए अपने सिर पर एक कपड़े को गोल लपेट कर रखते हैं ताकि शरीर से बोझ के संपर्क का क्षेत्रफल बढ़ जाए और उनके शरीर पर लगने वाला दाग कम हो जाए। मैं समझ गई भैया, इससे वो बोझ आसानी से उठा सकते हैं। हाँ, अब तो तुम समझ गई होगी कि सुराख करने वाले औजारों जैसे चाकू और कील के किनारे हमेशा नुकीले क्यों होते हैं। हाँ, मैं समझ गई। दोस्तों, क्या आप बता सकते हैं कि ये औजार तेज क्यों होते हैं? बताइए। जहाँ पानी ऊंचाई पर था तो पानी बोतल से कम दूरी पर गिरा था और गहराई बढ़ने पर पानी ज्यादा तेजी से और ज्यादा दूर तक जाकर गिरता है। नीचे वाला पानी इसलिए दूर तक गिरता है क्योंकि नीचे सबसे अधिक दाब लग रहा है। निचली सतह पर ऊपर के पानी का भार है। ओह, अच्छा, तो मैं समझ गई। पानी बोतल की दीवारों और आधार पर दाब डालता है और गहराई बढ़ने के साथ साथ दाब भी बढ़ता चला जाता है। इसलिए तो निचली परत के छेदों से ऊपरी परत की तुलना में अधिक दूर तक पानी गिरता है। दीवारों पर भी दाब डालता है। भैया, एक बार मैंने अपनी गेंद को पानी की तरफ एक धक्का महसूस किया था। इसका मतलब पानी नीचे से ऊपर की तरफ भी दाब लगाता है। तानिया, तुम्हें क्या लगता है, क्या गैसें भी दाब डालती है? जब तुम किसी गुब्बारे को फुलाती हो तो उसका मुंह क्यों बंद करना पड़ता है? जब हम गुब्बारे फुलाते हैं तो हवा गुब्बारे की भी आकृति। अच्छा, मैं समझ गई। कई चीजों पर बल लगाने से उनकी आकृति भी बदल सकती है। रबड़ के गुब्बारे या गेंद को दबाने पर भी तो यही होता है।